molecules found in biological system. Bio means living means plants and animals. में पाए जाने वाले molecules को biomolecules कहते हैं. These are mainly proteins, carbohydrates, enzymes, vitamins, nucleic acids, and lipids, hormones. These are the biomolecules. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. What are carbohydrates? These are polyhydroxy aldehyde और ketones. Means कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. इसको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं. सैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें एक मतलब इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ये खुद ही होगा. मीन्स इट इज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर वन. मोनो मीन्स इससे छोटा यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता. ओलिगो का मतलब होता है आ फ्यू कितना 2 to 10. इसकी हाइड्रोलिसिस पे या तो 2 मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे. अकॉर्डिंगली उसी के बेसिस पर हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड का मीनिंग होता है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे. लाइक एग्जांपल है सुक्रोज, शुगर, टेबल शुगर जो हम खाते हैं. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज. देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 का बना हुआ है. तो मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, of course deoxyribose, galactose, etc. Right? So alpha D glucose plus beta D fructose ये हमारे डाइसैकेराइड में टोटल 20 मोनोसैकेराइड्स है. अगर ये 3 देगा तो ट्राई हो जाएगा, ट्राइसैकेराइड 4 देगा तो टेट्रा, 5 देगा तो पेंटा. एक और एग्जांपल है मिल्क शुगर, उसे हम कहते हैं लैक्टोज. लैक्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. दोनों ही बीटा मिलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज. याद कैसे करेंगे खुद ही देख लो. लैक्टोज है तो एक गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है. ग्लूकोज और गैलेक्टोज. और डाइसैकेराइड माल्टोज. माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज. दोनों सिमिलर होते हैं क्योंकि ये स्टार्च से बनता है. पॉलीसैकेराइड्स जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें मेनी मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, बहुत सारे. एग्जांपल्स हैं इसके स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा. इसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ग्लूकोज के बारे में. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इलूसिडेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ये पता लगाने के लिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन. ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला C6H12O6. इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं और ये एल्डोहेक्सोज होता है. देखो इसका मीनिंग क्या होता है. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर उनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसे हम एल्डोज कहते हैं. अगर कीटो ग्रुप होता है तो इसे हम कीटोज कहते हैं. और हेक्सोज का क्या मतलब है? अगर किसी भी मोनोसैकेराइड में 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोज कहेंगे, 5 होंगे तो पेंटोज कहेंगे, 4 होंगे तो टेट्रोज कहेंगे. एल्डो टेट्रोज ऐसे इसका नाम है एल्डोहेक्सोज. हमारे फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है तो इसे हम कहेंगे कीटोहेक्सोज. मींस 6 कार्बन्स है और कीटो ग्रुप होता है तो इसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी क्लासिफाई कर सकते हैं. रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो टॉलेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करती है. कहने का मतलब है इनमें फ्री CHO ग्रुप होता है या कीटो ग्रुप होता है.
नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, टॉलेंस रीजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकती है, यानी कि इसमें CHO ग्रुप बाउंड होगा, जैसे कि अपना सुक्रोज। देखा जाए तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ है, लेकिन इसमें CH और CO वाला ग्रुप होता है ना, आपस में कनेक्टेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और सारे पॉलीसेकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब चलते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रफ सी ये बताएगी हमें, इसके लिए बोर्ड चाहिए होगा पूरा, तो इसको इरेज कर देते हैं। स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, वो कौन सी रिएक्शंस हैं जिनके बाद हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर का पता चला। लेट अस सी। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 OH ग्रुप होते हैं। ये किस बेसिस पर बताया गया? जब इसकी रिएक्शन HI के साथ की तो N-हेक्सेन मिला, और N-हेक्सेन से पता चलता है कि लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। फिर हमने इसमें ब्रोमीन वाटर डाला, एक रिएक्शन इससे पहले करी हम लोगों ने NH2OH। NH2OH के साथ इसने रिएक्शन की, मींस हमें मिला CH। आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप NH2OH के साथ रिएक्शन करता है, हाउ? इसका H2 इसके O के साथ विल रन अवे एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन मिलेगा, राइट? इस रिएक्शन ने ये बता दिया हमें कि इसके अंदर ये वाला ग्रुप है, इसके अंदर CO ग्रुप है। इस रिएक्शन से हमें पता चला ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये कैसे पता चला? ब्रोमीन वाटर डाला तो COH CHOH, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, हमें मिला ग्लूकोनिक एसिड। इससे इंडिकेट हो गया कि इसके अंदर CHO ग्रुप है। यहाँ से पता चला कार्बोनिल है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। इस रिएक्शन से पता चला कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। फिर हमने रिएक्शन करी CH3 CO होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड। 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर गया, जिससे पता चला कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स होते हैं। एसिटाइलेशन हो जाती है, ये देखो, इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इससे पता चला कि 5 OH ग्रुप होते हैं। कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, इसका पता लगाने के लिए हमने इसकी रिएक्शन कर दी HNO3 के साथ। HNO3 के साथ हमें मिला सैकरिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिक एसिड। इसे ये पता चला कि एक तो प्राइमरी अल्कोहल है और बाकी के जो 4 हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। इन सब स्ट्रक्चर के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, वो कौन सी रिएक्शन है जो लीनियर स्ट्रक्चर बताती है? किस रिएक्शन से पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप है? किस रिएक्शन से पता चला कि 5 OH ग्रुप्स हैं? दूसरा ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, ब्रोमीन वाटर HNO3, और पेंटा एसीटेट बनाता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इन सब बातों के बेसिस पर हमने स्ट्रक्चर बना ली ग्लूकोज की, ये वाली। ठीक है, ये हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दे दी। साफ साफ लग रहा है कि इसमें एक तो है हमारा CHO ग्रुप, बाकी 5 OH ग्रुप्स हैं। एक बात और, L और D कॉन्फ़िगरेशन का कैसे पता चलता है? सबसे ऊपर हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन रखते हैं, यस दिस इज, ये ऑक्सीडाइज्ड है, बेटर देन दिस। नीचे से जो पहला कायरल कार्बन आएगा, नीचे से पहला कायरल कार्बन इज दैट टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। अगर उसमें OH ग्रुप राइट साइड पे हो तो इसे हम कहते हैं D कॉन्फ़िगरेशन। D कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? नीचे से पहले कायरल कार्बन पर OH ग्रुप शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। ये D कॉन्फ़िगरेशन मींस हमारे बॉडी में D ग्लूकोज पाया जाता है। D का मीनिंग समझ में आ गया? जैसे ही साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर दी, 3 ऑब्जेक्शन आ गए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन सी 3 रिएक्शंस हैं विच आर नॉट शोन बाय द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या इसको फेवर नहीं करती हैं। वो 3 बातें हैं। सबसे पहले, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP, रिएक्शन नहीं करता, और ना ही ग्लूकोज रिएक्शन करता है NaHSO3 के साथ।
जबकि आपको अच्छी तरह से याद है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही 2,4-DNP NaHSO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। इनका रिएक्शन ना करना ये शो कर रहा है कि इनके अंदर CHO ग्रुप नहीं है, बट CHO ग्रुप तो है। अब इसका आंसर ढूंढना है। दूसरा, जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये वाला, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई NH2OH के साथ तो रिएक्शन नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? ग्लूकोज तो दे रहा था, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में ऐसा क्या हुआ कि वो रिएक्शन नहीं दे रहा? तीसरा ऑब्जेक्शन, जो ग्लूकोज है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब है? मैंने ग्लूकोज में PPL को पास किया, तो PPL पास हो रही थी, उसका जो एंगल था वो था 111 डिग्री। 111 डिग्री पॉजिटिव पे मींस राइट साइड रोटेट हो गई। मैंने आधे घंटे के बाद दोबारा PPL पास की तो रोटेशन हो रही थी 52.4 डिग्री के एंगल पर। ये क्या हुआ? 111 से 52.4 पे कैसे पहुंचा? इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। हमें इन तीन बातों का जवाब चाहिए। दोबारा से, ग्लूकोज की रिएक्शन से हमें पता लगा ग्लूकोज ऐसा है, जैसी स्ट्रक्चर दी 3 ऑब्जेक्शन। भाई ये रिएक्शन चिल्ला के कह रही है CHO ग्रुप नहीं है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं शो कर रहा, CHO कहाँ गया? तो इन सब बातों का आंसर है कि ग्लूकोज की रियल स्ट्रक्चर ये नहीं है। फर्स्ट कार्बन 5th कार्बन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसे हम हेमीएसिटल भी कहते हैं। वी कॉल इट हेमीएसिटल। देखो कैसे करेगा ये। रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। ये देखो, फर्स्ट और 5th कार्बन ने हेमीएसिटल बना लिया। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ना, CH डबल बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड का एक यहाँ चला गया और यहाँ से जो H आया है ना वो O के साथ कंबाइन हो गया है। अब देखो, साइकिल बनाते वक्त पहले कार्बन पर OH राइट साइड पे भी हो सकता था, OH लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। देखो बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, राइट? तो ध्यान से देखो, जब ये साइक्लाइजेशन हो रही थी तो OH कैन बी ऑन द राइट हैंड साइड, कैन बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो इसका नाम है बीटा ग्लूकोज। ऑफ कोर्स D तो लगेगा ही लगेगा, D ग्लूकोज पहले से ही है, बीटा ग्लूकोज, एंड दिस इज अल्फा D ग्लूकोज। तो हमारा ग्लूकोज 2 टाइप्स का होता है, 1 टाइप का नहीं है। जबकि इन सारी रिएक्शन से पता चला कि ग्लूकोज 1 टाइप का है, 1 टाइप का नहीं है, 2 टाइप्स का है। OH अगर राइट साइड पे है तो अल्फा D ग्लूकोज, लेफ्ट पे है तो बीटा। आपको पता है 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है ना पहले कार्बन पर अलग है। डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑन कार्बन नंबर 1, ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स आर द आइसोमर्स हैविंग molecular formula same but different spatial arrangement around carbon number 1. Alpha glucose and beta glucose are known as anomers. तो यहाँ से पता चला ग्लूकोज 2 टाइप्स का है। चलो अब सवाल, इसका आंसर ढूंढते हैं कि 2,4-DNP और NaSO3 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करी इसने। इसका आंसर ये है कि असली स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज की ये है, इसमें CHO ग्रुप है ही नहीं। दूसरी बात, आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो थोड़ा थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है। मीन्स ये हमें पाई जाती है लेस देन 1%, ये लेस देन 1% होती है। मीन्स अगर मैं वाटर में ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दूं तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, ये नहीं पाई जाएगी। मैंने अल्फा डाला पानी में, वो ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ, क्लोज ओपन करते करते तीनों का इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। आप एक बीकर में अल्फा ग्लूकोज डिसॉल्व करो, एक में बीटा ग्लूकोज को डिसॉल्व करो, दोनों में ये बने मिलेंगे आपको। मीन्स CHO फ्री वाला जो ग्रुप होता है ना, ये वाला मॉलिक्यूल लेस देन 1% है। अब लेस देन 1% में इसने तो रिएक्शन कर ली थी ग्लूकोज के साथ, वो तो कोई नहीं, थोड़ा सा चाहिए CHO। अब ये कहते हैं 2,4-DNP हम तो इतने बड़े हैं, हमें तो अच्छा खासा CHO चाहिए। तो CHO ग्रुप ओपन वाले का अमाउंट कम था, इसलिए ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन नहीं हुई। पहला आंसर मिल गया। दूसरा, पहले हम इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, म्यूटा रोटेशन क्यों हुई। देखो अल्फा ग्लूकोज जो होता है वो लाइट को रोटेट करता है 111 डिग्री पे, और सॉरी बीटा वाला करता है 19 डिग्री पे, अल्फा वाला करता है +111 डिग्री पे। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले बीटा ग्लूकोज लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व करा, उसकी रोटेशन देखी 19 में आ रही थी। आधे घंटे बाद दोबारा मैंने लाइट पास करी तो 52.5 पे आ रही थी। क्यों?
आधे घंटे बाद तीनों बने पड़े थे, ये भी और ये भी। कुछ मॉलिक्यूल कहते ओए 111 पे मुड़, कुछ कहते नहीं नहीं 19 पे मुड़, तो एवरेज कितने पे आ गया 52.4 डिग्री पर। तो अब इसका आंसर सुन लो, म्यूटा रोटेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा बीटा एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पानी में जब किसी भी ग्लूकोज को डिसॉल्व करो, आपको तीन फॉर्म्स मिलेंगी, एक अल्फा वाली, एक बीटा वाली और एक ओपन वाली। और ओपन वाली बहुत कम होती है, लेस देन 1% होती है, तभी तो ये दो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं, ये अक्सर आ ही रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट में CHO ग्रुप कहाँ चला गया? ओके, ये हमारा ग्लूकोज है, आप वाटर डालोगे तो ये मतलब ये ओपन हो जाएगा, ये साइकिल है ना, ओपन हो जाएगी, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। इमेजिन करो कि मैंने ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट बनाया, वो पेंटाएसीटेट ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। उस पेंटाएसीटेट की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, अभी आएगा 5 पे C आपका, ये वाला C है ऐसे, CH2O CO CH3। अब बताओ अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं तो क्या CHO ग्रुप लौट के आएगा? नहीं, उसका तो ऊपर एसीटेट बन चुका है। तो इसका आंसर है, जब ये क्वेश्चन आए ग्लूकोज पेंटाएसीटेट में मतलब ये रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है NH2OH के साथ, आप लिखेंगे कि बिकॉज इन ग्लूकोज पेंटाएसीटेट CHO ग्रुप इज परमानेंटली लॉस्ट। कैसे लॉस्ट? ये शक्ल बना देना। अब इसको जितना मर्जी वाटर में डिसॉल्व करो, ये ओपन होने वाला नहीं है, क्योंकि OH था, कंफर्टेबल था, तो CHO में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तो जगह ही नहीं बची, सब बुक हो गए, ऑक्यूपाई हो गए, तो इसमें आपका ये CHO ग्रुप 3 नहीं होगा। आ गया समझ? तो इन सब बातों के बेसिस पर हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये बताई, लेकिन स्ट्रक्चर इसकी है साइक्लिक पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब ये पायरेनोज क्या होता है, लेट अस सी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, एक ही बात है, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप बनाएंगे। ये देखो, इसे पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, पायरेनोज स्ट्रक्चर है ये। CH2OH याद कैसे करेंगे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को? पहले स्केलेटोन बना लो, CH2OH अप डाउन अप डाउन डाउन, तो अल्फा डी ग्लूकोज। CH2OH अप डाउन अप डाउन अप, सारे OH ऑल्टरनेट होते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज बनता है। रिमेनिंग पोजीशंस पर H लगा दो, वाई सो? बिकॉज अगर H नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर इसको मिथाइल मान लेगा, राइट। ये आपका है अल्फा डी ग्लूकोज और इसे हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। दोनों में ध्यान से फर्क देखो कहाँ पे है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5 6, आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए कि कौन सा नंबर 1 है कौन सा 6 है। तो यहाँ पर देखो 1 कार्बन के अराउंड इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, बाकी सारी सेम है। इसे कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। पायरेनोज क्यों बोला? क्योंकि पायरैन मैंने बोला था ना ऐसे होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, पायरैन बोलते हैं उसको, तो उसकी जैसी स्ट्रक्चर है इसकी। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज। अब हम चलते हैं फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, बहुत टाइम लेता है ये तो डस्टर तुम्हारा। ये देखो, ये आपकी स्ट्रक्चर है, इधर OH आएगा, नीचे 2 बार OH, फिर CH2OH, ये आपकी स्ट्रक्चर है। इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। उसमें कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइडिक ग्रुप था। और फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर होती है, एवरीबडी नोज, और इसकी स्ट्रक्चर है, बताओ इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं?
फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, वो थी पायरेनोज, ये फ्यूरेनोज, फ्यूरान होता है 5 मेंबर का, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। इसको भी हम क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज, 6 कार्बन है और कीटो ग्रुप है, इसका नाम है कीटोहेक्सोज। और इसमें हम कैसे करते हैं क्लासीफाई, देखो CH2OH से स्टार्ट करेंगे, अप डाउन अप, अप डाउन अप, यहां तक सेम है। डिफरेंस कहाँ है, अब यहाँ पे दोनों ग्रुप्स है, CH2OH भी है और OH भी है। यहाँ आएगा CH2OH और OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर आएगा और CH2OH नीचे आएगा, ये डिफरेंस है। ये कार्बन नंबर 1 है, दोनों CH2OH एक डायरेक्शन में हो तो अल्फा कहेंगे इसे हम, अल्फा फ्रक्टोज, और अगर ये ऑपोजिट एंड्स पे हो CH2OH तो इसे हम कहते हैं बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग देखो कहाँ पे होती है, ये कार्बन है 1, ये वाला 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कार्बन पर चेंज थी, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेकंड कार्बन पे चेंज है। ये देखो सेकंड कार्बन पर डिफरेंट है ना, यहाँ भी सेकंड कार्बन पर डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं एपीमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है एट कार्बन नंबर 1, और एपीमर्स होता है जिसमें सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। अल्फा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, एपीमर्स कहते हैं, राइट। उसके बाद चलते हैं हम लोग सुक्रोज पे। सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, ये टेबल शुगर होती है, फॉर्मूला C12H22O11। इसकी हाइड्रोलिसिस पे हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है प्लस बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा इसकी हाइड्रोलिसिस पर। दोनों कैसे जुड़े होते हैं, इसका C1 कार्बन इसके C2 के साथ जुड़ा होता है, C1 C2 के साथ, यानी इसके साथ, ध्यान देना, C1 C2 के साथ। C1 कौन सा था, ये वाला, इसके सामने ये वाला आएगा, राइट। और उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, वो मैं स्टार्च में बना के दिखाती हूँ, कुछ बताना है मैंने यहाँ पे। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज एग्जैक्टली सेम अमाउंट में बनता है, 50% ये बनेगा और 50% ये, सिमिलर अमाउंट, दोनों के इक्वल अमाउंट के मिक्सचर को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। एक और क्वेश्चन हो गया, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज वी आर गेटिंग अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड है। और इन्वर्ट शुगर क्या होती है, इट इज द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। एक होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर, व्हाट्स दैट, मैंने सुक्रोज को वाटर में डिसॉल्व किया, पीपीएल को नोटिस किया, इसने पीपीएल को रोटेट किया 66 डिग्री के ऊपर, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो दो चीजें बनी, ग्लूकोज लाइट को रोटेट करता है 52.4 डिग्री पे और फ्रक्टोज लाइट को रोटेट करता है -92.4 डिग्री पे। सोच के देखो, एक बीकर में लाइट जाती है, उसमें ग्लूकोज कहता है चल 52 पे रोटेट हो गया 52 पे, फ्रक्टोज कहते हैं नहीं -92 पे जा, 50 वापस पीछे कितना जाएगा 40। तो इनका जो मिक्सचर है वो लाइट को रोटेट करता है -40 डिग्री में। अब हुआ क्या, सुक्रोज तो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि लाइट को जो राइट साइड मोड़ता है ना, उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये तो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद बन गया लीवो रोटेटरी। सेम यही लाइन लिख के बोल देना, दिस इज नोन एज inversion of sugar. What is inversion of sugar? It is the change in rotation from dextro to levo by sucrose on its hydrolysis. Reason is that on hydrolysis we are getting invert sugar. What's that? It is the equal amount of alpha D glucose and beta D fructose. सारी बात समझ में आ गई, इसके ऊपर यही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। डोर क्लोज कर दो बाहर से, शोर अच्छी तरह बंद करो। पॉलीसैकेराइड्स में पहले हम पढ़ेंगे स्टार्च, फिर सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, तीनों हमारे सिलेबस में हैं।
स्टार्च प्लांट्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, मतलब प्लांट्स खाना बनाते हैं, सबको पता है कि क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज कंबाइन कर जाता है, स्टार्च बनता है। यही स्टार्च सारी दुनिया खाती है, हम सब प्लांट्स जो हैं बेसिकली हम प्लांट्स ही खाते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्टार्च प्लांट्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, ये खा के हमारे लिए भी बनाते हैं, खुद भी खाते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं, हम सब यही खाना खाते हैं। स्टार्च की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमको केवल अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। कितने? मैनी, बहुत सारे मिलते हैं, यानी कि ये पॉलीसेकेराइड है, किसका बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़े कैसे हुए हैं अभी बताती हूँ। स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, और इसको खुद को भी हम एमाइलम कहते हैं, एमाइलम। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में से ये होता है 15 to 20% पार्ट इसका स्टार्च का। एमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85%, 80 to 85%। याद कैसे करेंगे? छोटी स्पेलिंग है तो छोटा पाया जाता है, बड़ी स्पेलिंग है तो ज्यादा पाया जाता है। दिस इज अनब्रांच्ड एंड दिस इज ब्रांच्ड। अब ये कैसे याद करेंगे? बड़ी स्पेलिंग छोटे वाले को मिलेगी, छोटी स्पेलिंग बड़े वाले को मिलेगी, एग्जाम में भूलेगा नहीं। ये वाटर में सोल्यूबल है, ये वाला हिस्सा इनसोल्यूबल है। ये कैसे याद रहेगा? हम सबको पता है कि जो व्हीट फ्लावर होता है, आटा, वो पानी में घुलता है, कोई अगर घुल जाता तो आटा घूमता ही ना, चपाती थोड़ी ना बनती। तो समझ जाओ कि थोड़ा सा हिस्सा सोल्यूबल है, आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। छोटा हिस्सा बड़ी स्पेलिंग और सोल्यूबल, ये वाला हिस्सा इनसोल्यूबल है। ओके, एमाइलोज में जो ग्लूकोज है वो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? लेट अस सी। हमने बनाना है अल्फा ग्लूकोज, स्टार्ट करेंगे CH2H, अप डाउन अप डाउन डाउन, जब डाउन डाउन हो जाता है तो वो हमारा अल्फा होता है। सिमिलर अप डाउन डाउन, इन दोनों OH को फ्यूज कर दो, यानी कि कंडेंस कर दो, वाटर निकाल दो, ये ऐसे जुड़ जाते हैं। स्टार्च में ग्लूकोज ऐसे जुड़े होते हैं, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ के साथ बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड का नाम हमने रखा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? ऑक्सी लिंकेज, प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड्स इन डाई और पॉलीसेकेराइड। डेफिनेशन कितनी आसान है, और मैक्सिमम पेपर में ये वाली डेफिनेशन आई हुई है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड्स इन डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। बना के दिखा देना। इस ऑक्सी लिंकेज को हम लोग अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा अल्फा के बीच में बड़ा होता है। ठीक है, C1 C4 C1 C4 C1 C4 C, बहुत लंबी चेन बन जाती है। ये अनब्रांच्ड है, बस बनती चली जाएगी। अब यहाँ चलते हैं, भाई तेरी ब्रांच कहाँ पे है? ये तो समझ में आया, C1 C4 C1 C4। आपको तो ब्रांच कहाँ होती है? C1 की दूसरी जो ब्रांच होगी उसके C6 के साथ, मींस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। आप इमेजिन करो, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते चले जा रहे हैं। C6 पे कैसे होगा? जो C1 होगा ना, OCH2, ये देखो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लाइक दिस, 6 कार्बन। इसे बोलते हैं 1 और 6 की लिंकेज। ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रांचिंग कहाँ पे हैपन होती है? 6 पे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, कितने ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच आती है? नियर अबाउट 25 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच आती है इसमें। दोबारा से देखो, starch itself is known as amide. On hydrolysis it is giving alpha D glucose only. It is made up of 2 parts, amylose, amylopectin, 15 to 20%, 80 to 85, unbranched, branched, soluble, insoluble. C1 C4 पे alpha glycosidic linkage, branching is happening at C1 C6 कार्बन। डन हो गया। और स्टार्च का यूज क्या होता है? अभी तो बताया फूड मटेरियल है, इवन सारी दुनिया का फूड स्टार्च से आता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इस धरती पर। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है इस अर्थ पर। छोटे से छोटा पौधा भी कार्बोहाइड्रेट बना के बैठा होता है, स्टार्च या कुछ भी ग्लूकोज फ्रक्टोज बना के बैठा होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग सेल्यूलोज पे। सेल्यूलोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी आर गेटिंग बीटा डी ग्लूकोज ओनली।
पहला डिफरेंस अल्फा बीटा. इट इज नॉट मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, इट इज अनब्रांच्ड. कोई ब्रांचिंग नहीं होती. कनेक्शन कहाँ पे है? C1 C4 C1 C4. तो डिफरेंस क्या है? इसका नाम है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसका था अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. What is glycosidic linkage? The oxy linkage present between two monosaccharides in disaccharide और monosaccharide. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना अगर ज्यादा अच्छे नंबर चाहिए तो. ओके, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम दिखाएंगे कैसे? ये देखो ऐसे दिखाएंगे. आपको पता है ऐसे तिरछा क्यों दिखाया हमने? सीधा दिखाएंगे ना तो इसका OH ऊपर है, इसका नीचे, तो क्रिस क्रॉस हो जाता है. तो उस क्रिस क्रॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 4 मॉलिक्यूल ले लो ऊपर वाले का, नीचे वाले का 1 ले लो, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इधर. ये देखो, ये अब ठीक है, इसके सामने आना चाहिए ना. राइट, ये रहा CH2H, अप डाउन अप डाउन अप. All are alternative. We are calling it beta. So CH2H up, down, up. ये देखो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ऑर्गन निकल जाएगा तो ऑक्सी लिंकेज आ जाएगा. इसका नाम है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है. करता क्या है? प्लांट्स की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है वियर एंड टीयर से. रीजन कि हम लोग जब गर्मी सर्दी होती है तो हम लोग कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, घर के अंदर भी चले जाते हैं, फैन भी चला लेते हैं. इनके साथ ऐसा नहीं होता, तेज हवाएं चलती है तो भी खड़े हैं सीना तान के. कैसे? इसकी वजह से, सेलुलोज की वजह से. सेलुलोज प्रोटेक्ट करता है सबको, ठीक है. तो सेल वॉल का मटेरियल होता है, प्लांट्स की सेल को ये प्रोटेक्शन देता है. मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, दोनों में डिफरेंस बता दो. तुम्हारे सामने है अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड, डाइजेस्ट. अच्छा, और क्या होता है इसमें? C1 C4 पे है और जो C1 C6 पे इसकी ब्रांचिंग होती है. ऐसा कुछ नहीं होता. फिर इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, हमारा फूड है ये, और ये प्लांट्स की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल का मटेरियल होता है. इससे हमें रोटी मिलती है, इससे हमें कपड़ा मिलता है. कार्बोहाइड्रेट्स के 3 यूज होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. रोटी ये देता है, कपड़ा ये देता है. वाई? बिकॉज जो सेल्यूलोज होता है वो कॉटन ही होता है, उसमें आप चेंज करते जो मर्सराइज कॉटन बना लो, कलर्ड बना लो, तो ये कपड़े का काम भी करता है. राइट. और तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड, उसका नेम है ग्लाइकोजन. हमने खाना ज्यादा खा लिया, बहुत ही ज्यादा खा लिया. बॉडी कहता है भाई तेरे को एक रोटी की जरूरत थी, तूने ज्यादा क्यों खाया? चल खा लिया तो खा लिया. अब हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर बड़ा सारा ग्लूकोज घूमेगा. वो ग्लूकोज क्या करता है? बॉडी ने एक सिस्टम बना रखा है, जैसे ही ग्लूकोज आपके बॉडी में ज्यादा होता है तो ये उसको ना कंबाइन कर देता है. मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज कहाँ से आया था? इसको खा के तो आया था हमारे बॉडी में. हम कहाँ से लाएंगे? प्लांट्स ही बनाएंगे, हम खाएंगे आराम से. अल्फा डी ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो एंजाइम निकलता है, दोनों को कंबाइन करता है. और इसकी भी C1 C4 से कॉम्बिनेशन है, सेम अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा. सिमिलैरिटी. डिफरेंस क्या है? इसमें जो ब्रांचिंग है वो 25 के बाद है, इसमें जो ब्रांचिंग होगी 14 के बाद होगी. बताओ हाईली ब्रांच्ड कौन है? ये या ये? इसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो इसमें अबाउट आफ्टर 14 ग्लूकोज यूनिट्स branching is there. So ये highly branched structure होती है. Question: What is the similarity between starch and glycogen? Both are made up of alpha D glucose. What is the difference? It is highly branched structure. और ये हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में, ब्रेन में स्टोर कर दिया जाता है. जब जब हमें जरूरत पड़ती है, हम फास्टिंग पे होते हैं, हमें खाना नहीं मिलता, तो ये वहां से निकलता है और हमें एनर्जी देता है. ये ग्लाइकोजन है. So this is the difference between starch, cellulose and glycogen. Last है, What is the significance of carbohydrates? रोटी, कपड़ा और मकान. 3 एक्सप्लेन कर देना. और चौथा है हनी. हनी यूज किया जाता है आयुर्वेदा में. एक तो फॉर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दूसरा जो हनी लेते हैं, हनी की जो कंपोजिशन होती है ना, सेम ब्लड जैसी होती है, तो जल्दी डाइजेस्ट भी होता है और आपको पावर भी देता है और ब्लड बढ़ाने में भी काम करता है. इसकी ब्लड जैसी कंसिस्टेंसी होती है, इसकी मतलब कंपोजिशन कह सकते हैं हम लोग. हनी इज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आयुर्वेदा. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन. आज ही सुनने के साथ 10 ईयर अगर नहीं किया तो ये भूल जाएगा सारा. आज ही आपको 10 ईयर करना पड़ेगा.
मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल, मैंने जिसका भी नाम लिखा था ना यहाँ पे, उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है। प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन वर्ड हैज कम फ्रॉम प्रोटियोज। प्रोटियोज का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटियोज मीन्स प्राइम इंपॉर्टेंस। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, हर जगह पर तो प्रोटीन ही है। प्रोटीन के बिना हमारा बॉडी उसका स्केलेटन बन ही नहीं सकता, ठीक है। सो प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन इज किसका बना होता है? अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? जिसमें एसिडिक ग्रुप भी हो और एमिनो ग्रुप भी हो। अल्फा क्यों बोला? क्योंकि सेम कार्बन पर दोनों है, पर ये असली मतलब नहीं होता। COH के बाजू वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा, तो अमीनो अल्फा कार्बन पे लगा है। बीटा भी होता है, यस। अगर एक और कार्बन लगा के NH2 लगा दो, बीटा बन जाएगा। गामा भी होता है, डेल भी होता है। बट हमारे बॉडी में जितना भी प्रोटीन है उसमें अल्फा अमाइनो एसिड्स का बना होता है। मींस इस पे ये मैंने R क्या लगाया? हर अमाइनो एसिड में 3 तो सेम होंगे। टोटल अमाइनो एसिड्स 20 हैं। कैसे? इसको बदलते जाओ। इस पे H लगा दो, ग्लाइसिन बन जाएगा। इस पे CH3 लगा दो, एलेनिन बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल लगा दो, वेलिन बन जाएगा। इस तरीके से 20 टाइप्स का अमाइनो एसिड्स होता है। 20 होते हैं टोटल अमाइनो एसिड। एक और बात, ग्लाइसिन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? एक इसी में ही चार ग्रुप अलग होंगे ना, कायरल कार्बन इसी में नहीं है, बाकी सब में कायरल कार्बन होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इसको छोड़ के, राइट। अमाइनो एसिड्स 2 टाइप्स के हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकता। तुम इसे ऐसे याद करो, बॉडी कह रहा है जरूरी है खा ले, मैं नहीं बनाऊंगा। नॉन एसेंशियल मत खा, मैं बना लूंगा। यहां से ऐसे याद कर लो, एसेंशियल आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दे शुड बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। सो कौन कौन से हैं? ल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन और वेलिन। यहाँ तुम्हें एक बात बतानी थी मैंने। देखो, पहले ये हमारी टेबल कभी नहीं आती थी एग्जाम्स में, अब ये टेबल आती है। इस टेबल को रट लेना, यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये देखो, ये क्या दे रखा है? R दे रखा है। R की जगह पे ये सब हो सकता है, रट लेना, क्योंकि पहले इसके कभी क्वेश्चंस नहीं आते थे। अब जितने भी सैंपल पेपर हमने देखे हैं सब में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसमें कुछ तुम्हें मैं बता देती हूँ। क्या? पहले तो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल 10 है। जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जिसपे स्टार लगा, वेलिन, ये एसेंशियल है। वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसीन, थ्रियोनिन, मिथियोनाइन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, ये 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अगर यही बार बार रट्टा मार लो तो याद आ जाएगा। नॉन एसेंशियल बाकी बचे हुए थे जिनका हमने नहीं पढ़ा। ओके, अमाइनो एसिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एसिडिक, जिसको नहीं सुनना वो बाहर जा सकते हैं, बाकी को डिस्टर्ब ना करें। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, इक्वल नंबर है। जैसे कि आपका ग्लाइसिन, एलेनिन जो मैंने अभी दिखाया है, इसमें वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। एसिडिक वो होते हैं जिसमें COH ग्रुप का नंबर NH2 से ज्यादा होता है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। बेसिक कौन होता है? जिसमें NH2 ग्रुप मोर होते हैं COH ग्रुप से, और इसका नाम है आर्जिनिन और लाइसीन। लाइसीन, आर्जिनिन। इसका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। आर्जिनिन, लाइसीन और एक और लिखा हुआ है हिस्टिडीन। और बाकी न्यूट्रल होते हैं। अब तो ये भी क्वेश्चन आने लगा है कि किस वाले अमाइनो एसिड में सल्फर होता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं सिस्टीन
और मीथियोनाइन। जो सैंपल पेपर में आ रहा है ना ऑप्शन में, उसमें सिस्टीन की स्पेलिंग के ऊपर गड़बड़ है। सिस्टीन CYSTEINE को में हम सल्फर होता है। ऐसे ही OH ग्रुप किस में होता है? सीरीन में। और फिनाइल ग्रुप किस में होता है? फिनाइल एलानीन में। फिनाइल एलानीन। तो ये क्वेश्चंस भी आजकल आ रहे हैं कि किस में सल्फर होता है, किस में OH ग्रुप होता है और किस में। एक बार इस टेबल को बड़े अच्छे से देख लेना, मैं बोल के ही सुना देती हूँ। OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है सीरीन और थ्रियोनाइन में। सीरीन और थ्रियोनाइन में। और ये प्रेजेंट है फिनाइल एलानीन, टाइरोसिन, टाइरोसिन फिनाइल ग्रुप और एक ट्रिप्टोफैन में। ट्रिप्टोफैन में प्रेजेंट है। ये टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बिकॉज अब क्वेश्चंस इनके ऊपर आ रहे हैं, पहले कभी नहीं आते थे। ये प्रोटीन कहाँ से आता है हमारे बॉडी में? जल्दी बताओ। चीज, मिल्क, मीट, पल्सेस, इन सबसे हमारे बॉडी में प्रोटीन आता है। ठीक है, हमने प्रोटीन खाया, हमारे बॉडी में गया। हमारा बॉडी क्या करता है? इस प्रोटीन को एंजाइम्स की प्रेजेंस से अल्फा अमीनो एसिड ब्रेक कर देता है। ये अल्फा अमीनो एसिड जो ब्लड होता है, ये वहां से उठाता है, इंटेस्टाइन से उठा के हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। हमारे बॉडी की हर सेल में अमीनो एसिड पड़ा हुआ है। चलो आज एक प्रोटीन बनाने की बारी आई। नॉर्मली सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, तो एक बारी आई कि हम लोग, इवन हीमोग्लोबिन भी हमारा प्रोटीन का बना हुआ है। तो हमारे बॉडी को जैसे प्रोटीन बनाना होता है तो क्या करता है, ये हमारी बॉडी की सेल है, तो वहां पे अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। कैसे? ध्यान से सुनना। आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि जो NH2 भैया है ये लेफ्ट साइड पे होंगे, कभी राइट पे मत बनाना। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में सच्ची मुच्ची L अमीनो एसिड पाया जाता है। L अल्फा अमीनो एसिड। किसी बंदे को D अल्फा अमीनो एसिड खिला दो, बॉडी बोलेगा बाहर निकाल इसको, कोई प्रोटीन नहीं बनाना इसका, बाहर निकाल देगा, एक्सेप्ट नहीं करता। हमारी बॉडी में शुगर तो D वाली जाती है, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड वो L वाला जाता है। L क्यों बोला? कायरल कार्बन पर जब NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसे हम L अमीनो एसिड कहते हैं। याद रखना, जब भी आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाओगे तो NH2 शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट पे नहीं होना चाहिए। प्लस एक दूसरा मिला लेते हैं। चलो मैं R की जगह H लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन। और यहाँ मैं R की जगह CH3 लिखती हूँ, इसे एलानिन कहते हैं। कुछ बताने के लिए तुम्हें बता रही हूँ। दो अमीनो एसिड हमारी सेल में पास है, वाटर एलिमिनेट हो गया, इसका ये और इसका H आपको मिला, NH2CHH CO NH C CH3H COH, ये आपका तैयार हो गया डाइपेप्टाइड। नाम क्या है इसका? ग्लाई एलानिन। क्यों? पहले वाले का नाम 3 लेटर लिखते हैं, 3 लेटर ओनली, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है ग्लाई। पूरे का पूरा लिखेंगे अगले वाले का एलानिन, इसका नाम है ग्लाई एलानिन, ये डाइपेप्टाइड है। क्वेश्चन नंबर 1, What is peptide bond? Peptide bond is CONH bond present between two amino acid in protein. What is the difference between peptide bond and amide bond? Peptide bond भी CONH bond होता है, amide भी CONH bond होता है, तो फर्क क्या है? अगर amide bond प्रोटीन में होगा तो हम peptide bond बोलेंगे, अगर amide bond दुनिया के किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसे amide bond बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइपेप्टाइड में हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर? 1। कंफ्यूज मत होना, नाम से तो लग रहा है कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड है नहीं, तो 2 लगाया क्यों? फिर अमीनो एसिड के लिए लगाया। सो डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड्स है बट 1 पेप्टाइड बॉन्ड है। याद रखना ये बात। डाइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 2। राइट? कितने अमीनो एसिड मिले कि हमारा प्रोटीन बन जाए? कम से कम 100 अमीनो एसिड होने चाहिए। वो कंबाइन करेंगे, लंबा मॉलिक्यूल बनेगा, उसी को हम कहेंगे प्रोटीन। राइट? मोलर मास 10,000 या इससे ज्यादा का होना चाहिए। और लेकिन एक प्रोटीन ऐसा है जिसमें 51 अमीनो एसिड है। कौन है? इंसुलिन। एक एक्सेप्शन है इंसुलिन, इसमें 51 अमीनो एसिड है। तो क्या तुम्हारी डेफिनेशन नहीं खराब हो रही? हो रही है ना? तो फिर इसको क्यों बोला प्रोटीन? इसलिए बोला हमारे बॉडी में एक स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शन करता है, कोई तो कारण होना चाहिए ना। तो रीजन है इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होने के बावजूद भी हम इसे प्रोटीन का दर्जा देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम करता है हमारे बॉडी में, बायोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है।
3D स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जब कोई इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल वर्क करता है तो उसी को हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन का दर्जा उसी को दिया जाता है। चलो अब ये क्या तैयार हो गया, सीक्वेंस। क्या ये प्रोटीन अब काम करने के लायक है? बिल्कुल नहीं। तो प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक बार इसको रब कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। ये रहा सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। क्या ये फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है, एक भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ग्लाइसिन के बाद एलानिन आएगा तो एलानिन ही आएगा, कुछ और आएगा तो फिक्स है। अगर आप हीमोग्लोबिन को उठा के देखो तो उसमें फिक्स है। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा। इसमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं दोनों में, इसमें 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 4 चेन्स होती हैं, अलग अलग बनती हैं सेल के अंदर, फिर ये इकट्ठी जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन का काम करती है। एनीवे पहले हम यहाँ पे आते हैं, इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं हम उसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार हो गई। फिर आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाउ? इट्स ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिक्स होते हैं घूम जाना, अब घूम जाना तो इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। कौन सा घूमता है ये? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड, समझ आ गई? घुमाना तो 2 प्रकार का होता है ना, ऐसे घुमा दो चेन को या ऐसे घुमा दो। कैसे घूमती है? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। एक होती है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। प्लीट्स किसे कहते हैं? ये रही, इसे प्लीट्स कहते हैं। उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ड्रेपरी बोलते हैं ना इसको, कर्टेन्स को, तो कर्टेन के प्लीट्स की तरह होती है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, प्रोटीन किसे कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड को। हैविंग मिनिमम नियर अबाउट 100 अमाइनो एसिड एंड द मोलर मास शुड बी इक्वल टू और मोर देन 10,000, नियर अबाउट होना चाहिए। और इसमें सब जगह CONH ग्रुप्स है ना, हमने अभी भी पढ़ा था CONH। इसका CO ग्रुप दूसरे के NH के साथ H बॉन्ड बना लेता है, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। बीटा प्लेटेड में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के सामने आती हैं, इसका CO ग्रुप इसके NH के साथ H बॉन्ड बनाता है, इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेडी हो गई। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता है? H बॉन्डिंग। यहाँ पे आप नाम मत लिखना इंट्रा और इंटर का। अगर बोलेगा अल्फा हेलिकल तो आप बोलेंगे इंट्रा, अगर बोलेगा बीटा प्लेटेड तो आप बोलेंगे इंटर। आ गया समझ में? तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद चलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे। टर्शरी स्ट्रक्चर होती है फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक स्प्रिंग को फर्दर मोड़ दो, स्प्रिंग को फर्दर मोड़ दो उल्टा सीधा करके, उसे हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन इज, टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड डेवलप होता है? इधर इट कैन बी H बॉन्ड और इट कैन बी सल्फाइड बॉन्ड और इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड हो सकता है इसके अंदर। टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इवन कोवलेंट बॉन्ड आल्सो। देन कम्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अलोंग विद सम अदर सब्सटेंस कंबाइन कर जाती है। कैसे? ये चेन बनी, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, बोलती है मैं जाऊं हीमोग्लोबिन ही लगा लो, कहती मैं अच्छा हीमोग्लोबिन वाला काम कर रहा हूँ, बॉडी कहता है नहीं रुक, अभी तो तेरी फोल्डिंग होएगी। फोल्डिंग कर दी, अब बोलता जाऊं, अभी तेरी फर्दर फोल्डिंग होएगी, अब जाऊं, नहीं। अब इसमें क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये सारी इकट्ठी हो जाती है, एक दूसरे के पास आ जाती है, बीच में आयरन को बिठा लेती है, आजा तू भी आजा, इसे कहते हैं आयरन पोरफायरिन। अब बॉडी बोलता है जा, जी ले अपनी जिंदगी, ब्लड में जा और जा ऑक्सीजन को ले जाने आने का काम कर जाके। अब आया समझ में? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ tertiary structure along with some other substances to perform its biological function is known as quaternary structure. What is the primary structure? Sequence of amino. Secondary structure, folding of primary structure, 2 types. Helical and beta plated. Who is responsible for the stabilization of secondary structure? H bond. अब यहाँ पे अब इंटर इंट्रा नहीं बोलोगे, जब अल्फा बोलूंगी तो इंट्रा बोलोगे,
ये बोलूंगी तो आप इंटर बोलेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हिच बॉन्ड? सल्फाइड बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक और इवन कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो। क्वाaternary स्ट्रक्चर व्हाट इज दिस? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 4 तो हीमोग्लोबिन में, किसी में 2 होती हैं, किसी में एक ही जोड़ लेती है किसी को, मींस कुछ और जुड़ना चाहिए साथ में। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर अलोंग विद दिस पॉलीपेप्टाइड चेन to perform its biological function is known as quaternary structure। हीमोग्लोबिन का मैंने एग्जांपल दिया, वो ऐसे करते हैं। अब ये जाके काम करने के लायक होएगा quaternary structure। Then comes denaturation। denaturation से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि एमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक क्यों होते हैं, वाटर में इतने सोल्यूबल क्यों होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों होता है? तीनों बातों का आंसर है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। जब एक ही मॉलिक्यूल में बेसिक ग्रुप भी होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है, तो ये अपने बाद ले आएंगे सॉल्ट बनाने से, ये H देगा और ये एक्सेप्ट करेगा। यू विल गेट NH2 पॉजिटिव, CHR एंड COO। दिस इज नोन एज ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन और इंटरनल सॉल्ट। तीनों नाम इसी के हैं। इसी की वजह से ये हाईली सॉल्यूबल इन वाटर है और इसी की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इसी की वजह से ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अब ये 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। और अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज ज्विटर आयन, तो आप ये बना के दिखा देना कि सेम मॉलिक्यूल में जब दोनों ग्रुप्स होते हैं तो इंटरनल सॉल्ट बन ही जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हम इसमें एसिड डाल दें, इमेजिन करो मैंने एसिड डाल दिया, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का एक सैम्पल पेपर में था, 3 मार्क्स का, 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का। हमने एसिड डाला, अब एसिड को कौन पसंद आता है? ऑफ कोर्स नेगेटिव वाला बंदा, क्योंकि एसिड का मतलब है H+। फटाफट H+ यहाँ जाएगा, ठीक है? बताओ ज्विटर आयन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? अब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो ये किसकी तरफ मूव करेगा? यस, नेगेटिव की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ मूव करेगा। कैटायन कैथोड की तरफ जाता है। इसी ज्विटर आयन में अगर मैं बेस डाल दूं तो ये OH भैया कहाँ जाएंगे? यहाँ पे NH2OH और आपका बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्या बन जाएगा? एनायन। अब ये किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। कुछ ऐसा करो, pH को ऐसे मेंटेन करो, उतना एसिड और बेस डालो, ये किसी की तरफ ना जाए। हमने क्या किया, एक ऐसा pH मेंटेन किया जिस पर ना ये कैथोड की तरफ जा रहा था ना एनोड की तरफ जा रहा था। ऐसे pH को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? इट इज द pH at which zwitter ion is neither behaving like cation nor like anion, neither it is moving towards cathode nor towards anode, is known as isoelectric point। ठीक है? उसके बाद है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, चलो एग को बॉईल कर देते हैं, बताओ इसमें से चिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या हुआ उबले अंडे के साथ? डीनेचुरेशन। असल में अंदर क्या हुआ? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑन boiling, cooling or adding acid or base। Internally what happens? Primary structure remains intact, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, but secondary, tertiary and quaternary structure क्या हो जाएगी? Lost। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी, कौन सी लॉस्ट होएगी, डेफिनेशन बता दो, बॉइलिंग पे क्या होता है। असल में हुआ क्या, देखो एक होता है नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन की एक 3D कॉन्फ़िगरेशन होती है अपनी, वो जिस हालत में रहना चाहता है उसी में रहेगा, जो ग्रुप यहाँ पे है वहीं पड़ेगा। एक 3D कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम है। उस 3D कॉन्फ़िगरेशन को इन विच इट इज परफॉर्मिंग स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शन इज नोन एज नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। नेटिव मीन्स अपनी जगह पे बैठा है। तुमने अंडे को बॉईल कर दिया, जो प्रोटीन था ना उसके कॉइल खुल गए, कॉइल आपने खराब कर दिया, सेटिंग खराब कर दी, उसकी स्ट्रक्चर खराब कर दी। कौन सी? सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। अब ये चिक नहीं बनाएगा,
इसकी डीनेचुरेशन हो गई है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सीक्वेंस होता है, उसको कौन ही छेड़ेगा, वो तो वही रहना है, टूट सकता है, चेंज तो नहीं होगा। ओके, बताओ उबले अंडे को वापस कर सकते हो? इट इज इरिवर्सिबल, डीनेचुरेशन इज इरिवर्सिबल, बट इन आवर बॉडी सम ऑफ द प्रोटीन्स कैन बी रिवर्स्ड। बहुत तेज बुखार होता है 105 पे 6 पे, तो हम यहाँ पट्टी क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे जो इस वाले हिस्से में प्रोटीन है ना, उसको डीनेचुरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो डीनेचर्ड हो गया तो हम कमले हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बॉडी का कोई भी पार्ट कुछ हो जाए, लेकिन ब्रेन आपका ठीक रहना चाहिए। तभी यहाँ पे ये कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत तेज बुखार हो तो ठंडी पट्टी लगानी चाहिए, लगानी ही चाहिए, बुखार यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं। और हमारे बॉडी में कई प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन रिवर्स हो जाता है, बट नॉर्मली इट इज इरिवर्सिबल। एक आपकी बुक में क्वेश्चन है, Where does the water go on boiling egg? अंडे को उबालने के बाद पानी किधर जाता है? It is जो प्रोटीन डीनेचर्ड हुआ है ना, उसके ऊपर एडसॉर्ब्ड एंड एब्सॉर्ब्ड हो जाता है। Where does the water go on boiling egg? It is adsorbed or absorbed on denatured protein. ठीक है, प्रोटीन भी हो गया। कोई क्वेश्चन रहता हो तो पूछ लो। पढ़ के कौन कौन आया है? कोई भी नहीं, हम तो सुनने आए थे कथा, है ना? पूरा साल मैं ही बोल रही हूँ है। हमारी क्लास में सबके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। इस पूरे बैच में सब बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आएंगे, देख लेना। कौन से बैच में? यही तुम सारे बैठे हो जो 100% 90 प्लस आएंगे। आज अपने माइंड में इंजेक्ट करके जाना कि 90 प्लस ही आएंगे, ठीक है? और आएंगे, बिलीव मी। वेल, नेक्स्ट हमारा है विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। वीडियो से देख लोगे या पढ़ा दूं? हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स करवा दो, विटामिन्स कर लेंगे। कोई नहीं, खुद तो कुछ पढ़ना नहीं ना, विटामिन सुन लो। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर मेंटेनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये खुद तो कोई बड़ा काम करते नहीं। जो लोग बड़ा काम करते हैं उनके असिस्टेंट का काम करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। एक वो भी होता है नीदर फैट सोल्यूबल नॉर वाटर सोल्यूबल, उसका नाम है विटामिन एच। इसको हम बायोटीन भी कहते हैं। वाटर सोल्यूबल कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं? ए एंड बी, ई और के। वाटर सोल्यूबल है बी एंड सी। बी फर्दर कितनी तरह का होता है? B1, B2, B6, B12 और होते हैं पेंटोथेनिक एसिड। लक्ष्य बाहर जा सकते हो बेटा। पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, इन सब के मिक्सचर को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा विटामिन हमें प्लांट से नहीं मिलता? सारे विटामिन प्लांट से मिलते हैं, एक को छोड़ के, B12। इसे हमारा बॉडी बनाता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और B1 का नाम है, इसको TRP से याद करो, थायमीन, राइबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन। 12 का नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम बनता है। B6 की कमी से कन्वर्जन होता है, बॉडी का हिलना, कन्वर्जेंस होता है। और B1 से चिलोसिस हो जाता है, लिप्स का फट जाना। B2 से हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है और स्किन रफ हो जाती है। और पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स और डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स हो जाता है, घाव जल्दी नहीं भरते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ कि बड़े दिनों से बीमार हूँ, ठीक नहीं हो रही, तो पहले आपका विटामिन सी ठीक करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डेली क्यों खाना चाहिए विटामिन बी एंड सी? बिकॉज वाटर सोल्यूबल है। बॉडी को जितना विटामिन सी चाहिए, बी चाहिए, वो रख लेगा, बाकी यूरिन से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए हमें डेली इसको कंज्यूम करना चाहिए। ए का नाम है रेटिनोल। अब कौन बोल रहा है? हर्षित, क्या हो गया? विटामिन डी, ई को बोलते हैं टोकोफेरोल।
वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है? के। ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। बायोटिन क्या करता है? इम्यूनिटी बूस्ट करता है हमारी। और डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्किन रफ हो जाती है और स्टर्लिटी आ जाती है। ए की कमी से क्या होता है? ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। ठीक है, और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन ये किस में पाया जाता है? ऑयल में। और ये किस में पाया जाता है? कैरेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैरोटीन होता है, उससे बनता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सन से। क्या भूखे पेट सन में बैठ जाओ मिल जाएगा? नहीं, अंदर सामान भी होना चाहिए। ये नहीं कि सूप के यूनिवर्सिटी के साथ बैठ जाओ, हमारे बॉडी के केमिकल के साथ रिएक्शन करके विटामिन डी बनता है। भूखे बैठे चल सनशाइन विटामिन डी लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। Nucleic acids are polynucleotides. What is nucleotide? Nucleic acid, Nucleoside plus sugar. Nucleoside क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोरिक एसिड होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो बना होता है नाइट्रोजनस बेस का और शुगर का। अब शुगर कितने टाइप की है भव्य? भौमिक शुगर कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स का है। पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एजी बड़ा प्योर है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो केवल डीएनए में पाया जाता है? थायमिन। और यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। और बाकी 3 दोनों में पाए जाते हैं। राइबोज शुगर किस में होती है? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में। ठीक है, पेंटोज शुगर होती है ये लाइक दिस, 5 कार्बन की बनी होती है, 1 2 3 4, और ये कहाँ पे CH2OH। इसकी स्ट्रक्चर बहुत आसान है, 2 OH ऊपर है 2 नीचे, बात खत्म। और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है? यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो दूसरे कार्बन पे, इसे 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं। ये राइबोज शुगर है और डीएनए में एक O हटा दो तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी। न्यूक्लिक एसिड्स कौन होते हैं? डीएनए और आरएनए को बोलते हैं। डीएनए आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसमें एक चेन को देखो ध्यान से, अगर हम इसको देखें ये ऐसे है, ऊपर को जा रही है, 1 2 3 नीचे है, 5 डैश ऊपर है। दूसरे वाली स्ट्रैंड में उल्टा होता है, शुगर ना ऐसे पड़ा होता है उल्टा, यानी कि नीचे है 5 डैश, ऊपर है 3 डैश, इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। नंबर 1, इन डीएनए बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है? 1 स्ट्रैंड गोज फ्रॉम 3 डैश टू 5 डैश शुगर का, और दूसरा उल्टा जा रही है 3 से 5 की तरफ। आ गया समझ में? दूसरा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं है। इसकी स्ट्रैंड को ध्यान से देखो, ये स्ट्रैंड है ना ऐसे वाला डीएनए का, यहाँ पे होता है शुगर फास्फोरिक एसिड, शुगर फास्फोरिक एसिड, शुगर फास्फोरिक एसिड। जहां जहां शुगर पड़ी है ना वहां वहां सामने बेस लगेगा, लाइक C लगा लो आप, इसको P मानो, कोई S, फास्फोरिक एसिड। क्या करते हो शिवम तुम? फास्फोरिक एसिड। शुगर पे जुड़ा होगा साइटोसिन, आगे T, फिर जुड़ा होगा A, G, C। मानो ये जुड़े होते हैं एक स्टैंड के ऊपर,
ये स्ट्रैंड किसका बना होता है, थ्रेड, ये बना होता है शुगर फास्फोरिक एसिड, शुगर फास्फोरिक एसिड। जहां जहां शुगर होती है ना वहां पे सी टी जी कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस होगा। अर्पित, सी के सामने जी होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट, नो, एच बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल एच बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड टी जी सी। डिड यू नोटिस वन थिंग, ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी, जी के सामने आएगा सी, तो आइडेंटिकल कहाँ हुए, कॉम्प्लीमेंट्री हुए। दूसरी बात, जितना सी होगा उतना ही जी होगा, जितना टी होगा उतना ही ए होगा, फॉर श्योर। एक ये बात भी फिक्स है इसमें कि बेस पेयर्स का आपस में कॉम्बिनेशन है। बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, मीनिंग बता दिया मैंने। जितना जी उतना सी, जितना टी उतना ए। किस बेस सीक्वेंस, बेस पेयर को तोड़ना मुश्किल होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को, ट्रिपल बॉन्ड एच बॉन्ड होता है। अब अगला सवाल, इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरिक एसिड, शुगर, बेस। इसको बोलते हैं दूसरा न्यूक्लिक एसिड, ये सॉरी न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो हम ये कह सकते हैं इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस आर प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज था, ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन में कौन सा था, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसमें कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। और जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इस पे जितना जी उतना सी कोई जरूरी नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बेस पेयर्स। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लिक एसिड है उसमें बेस पेयर का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बताओ क्या कंक्लूजन निकालते हो, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, ये मतलब है इसका, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड में डीएनए का एक टुकड़ा था, उसके अंदर 100 सी थे, 100 जी थे और 150 आपके टी थे। तो क्वेश्चन था कि बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर, इस उसमें हिस्से में, जल्दी बोलो कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। एक सी का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि शुगर और वो तो चिपका ही होगा ना फास्फोरिक एसिड। सी का मतलब है शुगर और फास्फोरिक एसिड, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 500। बनते कितने हैं, 350, बट ये 350 नहीं ए भी है, तो है ना, जितना टी है उतना ही दिया नहीं एग्जामिनर ने, बट पता तो है ही, तो 150 और ऐड कर लो तो ये आपका आ जाएगा 500। ये भी क्वेश्चन अभी इसी स्कूल में आया था, तो ये आपने ध्यान रखना है, पूरी तरह अवेयर रहना है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, पहले तो आरएनए कितने टाइप्स का होता है, 3, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए इंफॉर्मेशन पास करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जो मतलब जीन्स होते हैं ना, जीन्स का ट्रांसफरेंस होता है कैरेक्टर्स का, पेरेंट टू दिस। और दूसरी बात, जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन आती है ना, वो यहीं से आती है, बनाता ये है बट इंफॉर्मेशन वहां से आती है। और इसमें आपका 3 तरह का ये भी हो गया, इनके वो भी हो गए, कुछ और रह गया, देखो जरा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। क्या मेल्ट करना चाहते हो ना, बस इनको खोलना है हमें। वो टेम्परेचर जिस पे स्ट्रैंड्स ओपन हो जाती हैं उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बताओ, एक डीएनए स्ट्रैंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, एक का कम था, तो उसमें क्या ज्यादा था, यस यस क्या ज्यादा था, यानी कि जी और सी का कंटेंट ज्यादा था। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसमें जीसी का कंटेंट ज्यादा है, इसमें एटी का कंटेंट ज्यादा होता है। एक और क्वेश्चन रह गया, ये डीएनए है, आपको पता है डीएनए से डीएनए भी बनता है और डीएनए से आरएनए भी बनता है, दोनों बनते हैं। एक डीएनए का टुकड़ा है जिसके ऊपर सीक्वेंस था सी सी टी टी ए जी 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 सी टी ए। नाउ द क्वेश्चन इज, इस डीएनए से जो डीएनए बनेगा उसका बेस सीक्वेंस क्या है, जी जी ए टी टी सी 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 जी ए टी, ठीक है। आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, सी सी, पहले तो जी जी आएगा, यही आएगा ना, जी नहीं सी है ना, सी के सामने जी आता है ना, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, कॉम्प्लीमेंट्री है। टी के सामने यू ए आएगा, ए के सामने यू आएगा क्योंकि टी नहीं आता, यू यू सी 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 जी ए यू। फर्क क्या है, दोनों का आंसर सेम आएगा, बस आपने जहाँ टी लगाया ना वहाँ पे यू लगा देना। अगर आपको ये करने का मूड नहीं है ना, तो इसी में जहाँ आपको टी दिखे ना वहीं यू लगा दो, बस बाकी सेम रहने देना। आ गया समझ में?
न्यूक्लिक एसिड। लास्ट में बच गया हार्मोन्स। किसकी बुक में है भाई, दे दो। हार्मोन्स वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन हमें केवल एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, बस वो 8-10 पॉइंट से सुन लो। लास्ट में भी लास्ट की वीडियो देख देख के चले जाना, नहीं पढ़ने का मन तो सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स आई विल स्पीक। अभी ऐड हुआ है ये। लास्ट से ये आवाज आती है, भौमिक क्या बात। हॉर्मोन्स आर इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, मतलब इधर से मैसेज उठा के उधर पास करते हैं सेल्स के बीच में। ये डक्टलेस ग्लैंड में होते हैं, हमारे बॉडी में यूं गिराए जाते हैं, ये ले जा यहाँ से, जो भी ग्लैंड से निकलता है ना, तो ये ले हार्मोन्स एज सच बॉडी में डाल दिए जाते हैं। तो ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं। जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ बस वही आपने याद रखने हैं। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, these are produced by endocrine glands. They are poured directly in the bloodstream. जाना चला जा, directly poured in bloodstream. कहाँ जाते हैं, जहां पे इनको एक्शन करना होता है, साइट ऑफ एक्शन। इनमें से कुछ होते हैं हार्मोन स्टीरॉइड्स। सुना होगा स्टीरॉइड्स के बारे में? हाँ, वो तो जरूर सुना होगा। ईस्ट्रोजन्स एग्जाम्पल है, ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। कुछ होते हैं हार्मोन स्टीरॉइड, कुछ होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। अभी अभी हमने पढ़ा इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स। कुछ होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। हार्मोन्स के टाइप्स हैं ये, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। They help to maintain the biological activity in the body, बैलेंस मेंटेन करते हैं। इंसुलिन का रोल क्या होता है, एनीबडी? शुगर लेवल को कंट्रोल करना। मींस कैसे करता है कंट्रोल? शुगर को बुला बुला के बोलता है, आओ भाई तुम्हारा क्या बनाए, ग्लाइकोजन बनाए तुम्हारा, चल जाओ मसल में चले जाओ, ब्रेन में जाओ, लीवर में जाओ, अपना काम करो। ठीक है, एक काम समझ में आ गया। और हार्मोन ग्लूकेगॉन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। एक और होता है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड के शुगर लेवल को कम करना। ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज कब करता है, आप मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, बिना कुछ खाए तो ब्लड कुछ ना कुछ तो ग्लूकोज चाहिए ना बॉडी में सेल्स को, तो ये ग्लूकेगॉन रिलीज करेगा। टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल ऑफ कोर्स। एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन कौन से हैं ये, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के। Epinephrine and norepinephrine mediate response to external stimuli. Growth hormones and sex hormones play a role in the growth and development. Thyroxine produce होता है, thyroid gland is an iodinated derivative of amino acid. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन किस हार्मोन में होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, आपको पता है ये वाले हार्मोन से कौन सी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को है, थायराइड होता है। वेरी गुड। Abnormally low level of thyroxine leads to hypothyroidism, यही जिससे बंदा बिना खाए पिए मोटा हो जाता है। इस characterized by letharginess and obesity। इंक्रीज लेवल हो जाए तो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, बंदा पतला हो जाता है। लो लेवल ऑफ आयोडीन इन डाइट में लीड टू हाइपोथायरॉइडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसको हम कहते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय टेकिंग सोडियम आयोडेट 2 कमर्शियल टेबल सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। Steroid hormones are produced by adrenal cortex. Adrenal cortex से रिलीज होते हैं। For example, glucocorticoid. अच्छा, steroid hormone produced by adrenal cortex and gonads, testes in males and ovaries in females. Hormones released by adrenal cortex play a very important role in function of the body.
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। द मिनरलोकॉर्टिकॉइड कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय द किडनी। आपको पता है अगर हमारी किडनी सॉल्ट को रोके ना, पूरे पानी को बाहर निकाल दे तो हमारी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। वो हमारे बॉडी से कितना यूरिन बनेगा, उसमें कितने सॉल्ट जाएंगे, ये सब ये डिसाइड करता है। If adrenal cortex does not function properly, then one of the results may be Addison's disease. Addison's disease किसकी उससे होती है? malfunctioning से, adrenal cortex से। It is characterized by hypoglycemia, weakness, increased susceptibility to stress. Stress बहुत हो जाता है Addison disease से। ये disease fatal है unless it is treated by glucocorticoid and mineralocorticoid। ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी सारे सिम्टम्स बताते हैं, तो आपको ये बाहर से देता है। इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जिसको मेडिटेशन की आदत है, जिसको ये कहने की आदत है जो करता है भगवान करता है और मैं खुशी रहूंगा, उसके बॉडी में कभी कोई डिजीज आ ही नहीं सकती। सारे मिनरल्स सेट रहते हैं। मिनरल्स कब अपसेट होते हैं? जब आप अपसेट होते हो। आप अपसेट कब होते हो? जब क्लास में पहले तो बातें करते हो, बाद में फिर घर जाके बोलते हो समझ नहीं आया, वीडियो देखने में आलस आ रही है, पढ़ना चाहते नहीं, नंबर पूरे चाहिए, नकल मार लेंगे, चिट मार लेंगे। ये उनको होती है बीमारियां, स्ट्रेस उन्हीं को होता है। स्ट्रेस फ्री रहना है, जिस क्लास में बैठे हो आराम से सुनो, अपना काम चुपचाप करो। बातें तो घर जाके भी कर सकते थे, अब तो हो गई। टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन मेल्स, responsible for development of secondary male characteristics, deep voice, facial hair, everybody knows. Estradiol is main female sex hormone, responsible for development of secondary female characteristics. Progesterone is responsible for preparing uterus for implanting of fertilized egg. बायोलॉजी वाले लोगों के काम का है। आप तो बस इतना याद रखो, हम पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, कभी बातें नहीं करेंगे क्लास में ऐसे, तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और नंबर अच्छे आएंगे। This is all about your chapter. Thank you.